ओके, अब हमारा न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर है, ठीक है। उसमें मॉडरेटर होता है, उसका यूज़ क्या करता है, ये स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन को। मॉडरेटर कौन कौन हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, हैवी वाटर हो सकता है, और D2 वो हो सकता है ग्रेफाइट। कंट्रोल रॉड उसका काम करता है एब्जॉर्ब करना न्यूट्रॉन्स को, कंट्रोल करता है रिएक्शन रेट को ये, और ये बना होता है कैडमियम से, ठीक है, कंट्रोल रॉड। कूलेंट का तो कोई ट्रांसफ़र हीट ट्रांसफ़र काम होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। बताओ यूज़ क्या होता है डिप्लीटेड, जो जो यूरेनियम डिप्लीटेड हो चुका है उसका यूज़ क्या है। वेपन बनाने में यूज़ होता है, रेडिएशन शील्ड बनाने में यूज़ होता है जो मेडिकल इक्विपमेंट में, और टैंक आर्मर बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है, ये यूएसए का प्रोजेक्ट था जिसके जिसके जिसमें वो 3 एटम बम बनाए गए थे। इसमें ये लिटिल बॉय हिरोशिमा में फेंका गया और फैटमैन नागासाकी में फेंका गया। अब जैसे जो यूरेनियम है उसमें एक नेचुरल यूरेनियम होता है, एक वेपन ग्रेड यूरेनियम होता है। तो देखो, जो नेचुरल यूरेनियम में क्या होता है, U-238 वो 99% है, और U-235 ये 0.72% है। लो इनरिच यूरेनियम में क्या होता है, ये रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम है, इसमें U-235 का 3 से 4% तक होता है। और जो हाई इनरिच्ड यूरेनियम होता है, जो वेपन ग्रेड यूरेनियम होता है, उसमें U-35 90% होता है। तो बेसिकली मेन जो लोचा है वो U-35 का है, ठीक है। अब एक बात आता है कि कौन सा रिएक्टर कहाँ पर है, तो पहले देखो तमिलनाडु, देखो ये कुंडनकुलम है और कलपक्कम है, ठीक है। ये तमिलनाडु में कुंडनकुलम और कलपक्कम। ये कुंडनकुलम किसका है, रशिया के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कर्नाटक, कर्नाटक में कैगा है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में क्या है, तारापुर, तारापुर ये पहला था, ठीक है, तारापुर फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था इंडिया का। मुंबई जयतीपुर, तारापुर मुंबई और जयतीपुर ये तो है आपका मुंबई में, ठीक है। ऊपर उसके बाद आता है गुजरात में क्या है, गुजरात में है काकरापार, काकरापार गुजरात में है, ठीक है। कर्नाटक में काइगा है, गुजरात में काकरापार है। और राजस्थान में क्या है, रावत भाटा, राजस्थान में राजस्थान में रावत भाटा है, और बंसवारा है। यूपी में नरोरा, यूपी में है। और हरियाणा में गोरखपुर है, ठीक है। ये सब हो गए न्यूक्लियर रिएक्टर्स की साइट्स। अब आगे आते हैं, हमारा इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम एक चला था हमारा, फॉर्मुलेट किया गया था इसको भाभा के द्वारा 1950 में। इंडिया जस्ट है 1 to 2% ग्लोबल यूरेनियम, हमारे यहाँ यूरेनियम काफ़ी कमी है, बस हमारे यहाँ वर्ल्ड का 1 से 2% तक ही यूरेनियम है, लेकिन हमारे यहाँ थोरियम का रिजर्व बहुत ज़्यादा है। लगभग पूरे वर्ल्ड का 1/4 मतलब 25% रिजर्व हमारे यहाँ थोरियम का है। और थोरियम जो रिजर्व है, और थोरियम बनता कैसा है, ये मोनेजाइट सैंड से बनता है, ठीक है। मोनेजाइट सैंड से बनता है थोरियम, जबकि मोनेजाइट सैंड ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है। बट रिएक्टर विथ थोरियम एलोन इज़ नॉट पॉसिबल, अकेले थोरियम से रिएक्टर नहीं पॉसिबल नहीं है, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू U-233। सो 3 स्टेज यूरेनियम, हमारे 3 स्टेज का प्रोग्राम बनाया गया था कि पहले हम नेचुरल यूरेनियम डालेंगे, ये हाई प्रेशराइज हैप्पी वाटर रिएक्टर रहेगा। उसके बाद ये प्लूटोनियम बनेगा, फिर फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर रहेगा, उसमें थोरियम मिलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फिर थोरियम बेस्ड रिएक्टर में फिर थोरियम मिलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जनरेटर बनेगा। ये तो 3 स्टेज है, ये अभी तो बना नहीं है हमारा, ठीक है, याद रखना ये बात। ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है, ब्रीडर रिएक्टर जनरेट मोर फिजाइल मटेरियल देन इट कंज्यूम। जो ब्रीडर रिएक्टर होते हैं ज़्यादा फिजाइल मटेरियल जनरेट करते हैं कंपेयर देन जितना वो कंज्यूम करते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है, जैसे मॉडरेटर नहीं होता है, ब्रीडर रिएक्टर दैट यूजेस फास्ट न्यूट्रॉन्स, नो मॉडरेटर, उसमें कोई मॉडरेटर नहीं होता है, ठीक है। तमिलनाडु में कलपक्कम है, और क्या था, कोडई कुनाल, कुंदन कुनाल, ठीक है। अब आता है कि एडवांटेज क्या है थोरियम बेस्ड यूरेनियम का, एडवांटेज क्या है। पहले बात तो यूरेनियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जो थोरियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि यूरेनियम हमारा 1 से 2% पाया जाता है और थोरियम 25% पाया जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल, थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू यूरेनियम, ये भी सही है। थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम, ये एक फैक्ट है, याद रखो उसको। थोरियम प्रोड्यूस लेस हार्मफुल वेस्ट देन कंपेयर देन यूरेनियम, थोरियम का जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो भी काफ़ी कम हार्मफुल होता है। अब आता है आर्टिका, आर्टिका क्या है, यूएसए का, रशिया का, सॉरी आर्टिका रशिया का आइस ब्रेकर शिप है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है। आर्टिका में यूएस का मिसाइल है आर्टिक क्लाइमेट के लिए, ठीक है। और एंथ्रोज क्या है, विल लुक इनटू स्पेस फॉर इंफ्रारेड लाइट्स, एंथ्रोज इंफ्रारेड लाइट, ये ऑब्जर्वेटरी है, एंथ्रोज ऑब्जर्वेटरी इंफ्रारेड लाइट के लिए है। ये नीता क्या है,
will look at the radio pulses emitted by their interaction with the Antarctic ice sheet. जो भी न्यूट्रॉन पार्टिकल रहेंगे, सॉरी न्यूट्रिनोज रहेंगे, उनका जो इंटरेक्शन होगा उसके लिए यानी था। आगे चलते हैं, कोल बेस्ड हाइड्रोजन के बारे में चलते हैं। तो एक्चुअली करेंटली हमारा लगभग ये थोड़ा डाटा सही नहीं है। जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है लगभग 100% नेचुरल गैस से ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ज़्यादातर जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वो यूज़ किया जाता है ऑयल रिफाइनरी में, अमोनिया प्रोडक्शन में, मिथेनॉल प्रोडक्शन में, स्टील प्रोडक्शन में, ठीक है। व्हाट इज़ अ कोल बेस्ड हाइड्रोजन? क्या हाइड्रोजन सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब हाइड्रोजन कोल बेस्ड, देखो पहली बात समझ लो, जो कोल होता है हमारा, कोल में हाई एस कंटेंट है, पहली बात, लो सल्फर कंटेंट है, दूसरी बात, तीसरा हाई एस फ्यूजन टेम्परेचर है। हाई एश कंटेंट, हाई और लो सल्फर कंटेंट और हाई एश फ्यूजन टेम्परेचर। कोल इज ए मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, कार्बन बेस्ड मैटर एंड मिनरल मैटर। कार्बन बेस्ड मैटर है एंड मिनरल मैटर्स हैं, ठीक है। कार्बन बेस्ड मैटर इज कंपोज ऑफ 5 मेन एलिमेंट्स, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। तो सल्फर होता है लेकिन बहुत कम होता है, कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एमंग ब्लैक कोल, ब्राउन कोल एंड बायोमास, देखो ब्लैक कोल, ब्राउन कोल या बायोमास देखें तो जो ब्लैक कोल होता है उसके पास कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और बायोमास के पास सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ब्लैक कार्बन के पास सल्फर कंटेंट कम होता है। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें यह है कि किस तरह का हाइड्रोजन क्या मतलब है। देखो तुम सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, जो नेचुरल गैस से बनता है वो ग्रे हाइड्रोजन है और करेंटली 100% हाइड्रोजन प्रोड्यूस थ्रू नेचुरल गैस, उसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो भी नेचुरल गैस से बनता है वो ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं, और जो भी फॉसिल फ्यूल से बनेगा जैसे कोल, उसको बोलेंगे ब्राउन हाइड्रोजन। हमारा प्लान ही यही है कि हम ब्राउन हाइड्रोजन से प्रोड्यूस करें। अब ग्रीन हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन और पिंक हाइड्रोजन, ये जो 3 हाइड्रोजन है, ग्रीन, येलो, पिंक, ये तीनों में इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। तो ग्रीन वाला क्या है, फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस, रिन्यूएबल सोर्स है, प्लस नो कार्बन, कुछ इसमें कोई भी कार्बन का इमिशन नहीं होता है। येलो में क्या है, फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस बनता है और ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी। पिंक में भी ये भी इलेक्ट्रिसिस होता है। जो वाइट वाला है ये प्रोड्यूस किया जाता है बाई इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, ठीक है। टॉर्क्यूज ये क्या होता है, फ्रॉम मीथेन से प्रोड्यूस करते हैं, और ये वाया मीथेन पायरोलिसिस सॉलिड कार्बन प्रोड्यूस। देखो टॉर्क्यूज ये क्या होता है, ये मीथेन से हम प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर सॉलिड कार्बन प्रोड्यूस होता है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मीथेन से प्रोड्यूस किया जाता है क्या, हाइड्रोजन, और सॉलिड कार्बन प्रोड्यूस होता है इन प्लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो CO2 प्रोड्यूस होता है वो उसको सिक्वेस्ट्रेशन कर दिया जाता है उसका। इन्वायरमेंट में काफ़ी चीज़ दिया हुआ है, मेकिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कोल। इसमें क्या है, कार्बन है, कोल है, प्लस कंबशन किया गया, उसके बाद गैसिफिकेशन किया गया, उसके बाद गैस स्टीम किया गया, बाद में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड मिला और हाइड्रोजन मिला। कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला ये तो एक बड़ा चैलेंज है कि भाई इससे इमिशन हो रहा है। इंडिया में फोर्थ मतलब चौथा सबसे बड़ा कार्बन कोल का रिजर्व है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है हाइड्रोजन की, लाइट वेट में, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी माइनस में है, कलर से ऑर्डरलेस है, बर्न करता है, क्लीन बर्न है इसका। CO2 और SO2 नहीं है इसमें, याद रखो, कार्बन वाले में CO2 और SO2 नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। जब हाइड्रोजन का हम फ्यूल बर्न करते हैं उसमें CO2 SO2 नहीं निकलता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखो जो PIB के साइड में ये लिखा हुआ था कि कोल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन मेकिंग। देखो जो कोल से बनता है उसको ब्राउन हाइड्रोजन बोलते हैं, जो नेचुरल गैस से बनता है उसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। कोल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन मेकिंग ब्राउन हाइड्रोजन, सही है। कोल हैज़ नॉट बीन इंगेज एल्सवेयर बिकॉज ऑफ द फियर दैट वाइल एक्सट्रैक्टिंग हाइड्रोजन वाया कोल, ओके, इट देयर में भी कार्बन इमिशन होगा, इसलिए इसका भी यूज़ नहीं किया है। ऑलमोस्ट 100% तक जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में थ्रू नेचुरल गैस, ठीक है, ग्रे वाला प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो आगे,
Cost of hydrogen produced from coal can be cheaper and less sensitive to import when compared with the hydrogen production through electrolysis and नेचुरल गैस। देखो कॉस्ट ऑफ कार्बन जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, जो कोल से प्रोड्यूस करेंगे, वो चीपर होगी। चीपर होगी, लेस सेंसिटिव टू लेड और लेस सेंसिटिव टू इम्पोर्ट होगी। ठीक है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस इन द टर्म्स ऑफ एमिशन। एमिशन में हमें लगता है कि CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो ये अच्छा नहीं है। आगे देखते हैं। IT और कंप्यूटर मेटावर्स पता है। आगे चलो। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम क्या है? फर्स्ट टाइम इंडिया इज गोइंग टू होस्ट UN बेस्ड फोरम। फर्स्ट टाइम इसमें इंटरनेट पॉलिसी डिस्कशन होगा। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम भी बनी हुई है अभी। ठीक है। सर्विलेंस रिलेटेड लॉज क्या क्या है हमारे पास? इंडिया टेलीग्राफ एक्ट 1858 है, इसमें सेक्शन 5 है। उसके तहत सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट कैन इंटरप्रेट एनी मैसेज कॉल इन टू सर्कमस्टेंसेज। पहला कौन सा है? अगेंस्ट जब ये पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इमरजेंसी की बात हो, पब्लिक सेफ्टी की बात हो तब, या फिर कोई देश को इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्री, पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट। इस तरह केस हो तो स्टेट और सेंटर दोनों ही इंटरप्रेट कर सकते हैं अंडर इंडिया टेलीग्राफ एक्ट 1885। अब आता है फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये किसके अंदर आती है? ये पैन इंडिया टेक्नोलॉजी है, ये NCRB के अंदर आती है। हाउ डज फेस रिकॉग्निशन वर्क कैसे करता है? अभी चीक्स बोन को करेगा, फेशियल लैंडमार्क्स को करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम फोरहेड टू लिप्स, ये सब करेगा। ठीक है। उसको फिर न्यूमेरिकल कोड में बदल देगा, फिंगरप्रिंट भी इसमें है। और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क रिफर्स टू ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप ऑफ सर्वर विच वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड फास्ट डिलीवरी ऑफ इंडियन कंटेंट। जो भी दूर दूर ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स हैं, अगर वो साथ काम करें और फास्ट डिलीवरी ऑफ इंटरनेट कर, फास्ट डिलीवरी ऑफ कंटेंट कर देंगे, तो उसको बोलेंगे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलेंगे। डियर क्राई क्या है? एक रैंसमवेयर है। आगे देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। इसमें देखो क्या है, जेनरिक टर्म समझो। खैर भी आगे है, उसमें समझेंगे। एक मिनट। इसको देखो, सर्वे ऑफ इंडिया ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है। आर्कियोलॉजिकल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। ठीक है। अब इसमें देखो ड्रोन रेगुलेशन। ठीक है। रूल्स पहले बताओ, जो ड्रोन रेगुलेशन उसके रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं कहाँ पे? लेवल पे, मिलिट्री पे, एयरफोर्स में अप्लाई नहीं होते। तो उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है? जो परेड के जो नीचे 18 से 65 के बीच में 10 पास हो, कंप्लीट कर ले ट्रेनिंग DGCA की, फिर लाइसेंस, कुछ कुछ चीज़ों के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जो पर्सन ऑपरेट कर रहा है, पहले बात अगर नैनो ड्रोन है 250 ग्राम से कम का है तो ज़रूरत नहीं है, या माइक्रो ड्रोन है मतलब 250 से 2 किलो के बीच में है लेकिन उसका कमर्शियल पर्पस नहीं है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई ज़रूरत नहीं लाइसेंस की। आगे आओ, ड्रोन रेगुलेशन के लिए क्या होता है कि जो ऑपरेटर विल हैव टू जनरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा ऑफ द ड्रोन बाय प्रोवाइडिंग रिक्विजिट डिटेल्स ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करोगे, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त होगा। नो परमिशन नोट टेक ऑफ पॉलिसी, आपको हर बार परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। उसमें कुछ डिवीजन किए गए एयर स्पेस एरियाज़ के 3 जोन में, ग्रीन, येलो और रेड। येलो और रेड ये जो 2 हैं, येलो और रेड, इसमें जब भी आप उड़ाओगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट यूटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में डिक्लेयर टेम्परेरी रेड जोन फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 28 घंटा। वो टेम्परेरी नो जोन लगा सकते हैं किसी भी एरिया को। ठीक है। फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस, फॉर एग्जाम्पल R&D फैसिलिटीज, स्टार्टअप रिकॉग्नाइज बाय DPIIT। ओके। ड्रोन मैन्युफैक्चर हैविंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, सच ड्रोन ऑपरेशन मस्ट टेक प्लेस विद इन द ग्रीन जोन। सब ग्रीन जोन के अंदर ही टेक प्लेस करेंगे और इन सबको कोई सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस डेलीकेटेड टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको डेलीकेट कर दिए गए हैं। आगे देखो, माइटी के अंदर 3 बॉडी जो स्टैच्यूटरी है, CAA सर्ट इन UIDAI और CAA सर्ट इन है अंदर ITI 2000 के अंदर है, UIDAI आधार है 2016। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC वार्न अबाउट द थ्रेट फ्रॉम द मालवेयर, इसको सैडो पैड बोलते हैं। ठीक है। तो सैडो पैड क्या है? मालवेयर है। और रेड इको क्या है? हैकर्स हैं।
रेड इको हैकर्स हैं, रशिया के शैडो पैड मालवेयर हैं, ठीक है। अब देखो जो NCIIPC है, इसका काम क्या है, टू रेगुलेट एंड प्रोटेक्ट करना नेशनल के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम है, ठीक है। NTRO अंडर PMO है, और NTRO अंदर ITA 2000 के भी अंदर आता है, ठीक है। अब साइबर वॉलंटरी प्रोग्राम CVP ये अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। और I4C जो है मतलब इंडियन क्राइम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। अब आते हैं इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें इंडिया AI है, ये माइटी प्लस NASSCOM, माइटी प्लस NEDG नेशनल गवर्नेंस डिवीजन, ये भी माइटी के अंदर आता है, प्लस NASSCOM ट्रेड एसोसिएशन, इन सब ने मिलकर एक इंडिया आई करके एक पोर्टल बनाया है, जिसमें नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल ऑफ इंडिया है। ये ऐरावत क्या है, नीति आयोग का है, आर्टिफिशियल रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म, इंडियाज ओन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐरावत डेवलप्ड टू एड्रेस द इशू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिग डेटा। ऐरावत क्यों डेवलप किया गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडियाज ओन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, ठीक है, टू डेवलप टू एड्रेस द इशू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रॉम बिग डेटा एनालिटिक्स एंड एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस कैपेबिलिटीज़ के लिए। और साथ ही क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है। साथ ही क्या है कि जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी को आपने इन्वेंट मतलब बनाया है, तो उसकी जो टेस्टिंग के लिए ये फैसिलिटीज़ हैं, हाई एंड एनालिटिकल टेस्टिंग, दस अवॉइडिंग द डुप्लीकेशन एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन सोर्सेज। साइबर फिजिकल सिस्टम क्या है, ये बस साइबर भी मतलब कंप्यूटर नेटवर्क है, फिर मशीन का भी है, इन सब का मिला के जो बनते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, ठीक है। जो मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत है, 5 साल के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल इनिशिएटिव क्या है, इंटेल, CBSE और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन सब का मिल के एक है कि ये एक 4 घंटे का लर्निंग प्रोग्राम है, जो सबके लिए है, फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। डेल्फी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है डिजाइन टू मेक मोरल जजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। डेल्फी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, तो डिजाइन टू मेक मोरल जजमेंट। और GPS क्लॉक क्या है, GPS क्लॉक इज ए सैटेलाइट सिस्टम दैट यूज एटॉमिक क्लॉक टू प्रोवाइड एवरीवन ऑन द अर्थ विथ लो कॉस्ट एक्सेस टू इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम स्टैंडर्ड, ठीक है, इसे GPS क्लॉक है। तो एटॉमिक क्लॉक इज अ टाइप ऑफ क्लॉक दैट यूज सर्टन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसीज ऑफ एटम, यूजली सीजियम और रुबिडियम की बनी हुई होती है, टू कीप टाइम विथ एक्स्ट्रा एक्यूरेसी। GPS क्लॉक बस एक्स्ट्रा एक्यूरेसी, टाइम की रिलेटेड चीज़ें हैं। DET डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी का है। डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है दैट एलिमिनेट्स द नीड फॉर प्रिंटिंग प्लेट्स। ऐसी डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है जिससे कि प्रिंटिंग प्लेट, माउल्ड, केमिकल, सॉल्वेंट, इन सब की नीड हट जाती है। बिसाइड क्या है कि ये कोई पोल्यूटेंट भी रिलीज नहीं करती है, कोई वेस्ट जनरेट नहीं करती है, ठीक है। ये है डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है और इको फ्रेंडली भी है। अब आता है G3, G4, G5, VOLT सब चीज़ें। तो G1 क्या चीज़ है, G1 जब आया था तो हमारे केवल डाटा जाता था, डेटा, राइट, वॉइस जा रही डेटा, ठीक है। उसके बाद G2, G3 में क्या था, वॉइस और डेटा दोनों थे। वॉइस जा रही, जब बात करूँ तो वॉइस जाएगी, सॉरी, जब G1 था तो हम केवल बात करते थे, केवल वॉइस जा रही है। G2, G3 में क्या होता है कि जो वॉइस बात भी करते थे प्लस डेटा भी करते थे, इंटरनेट चलता था हमारा, डेटा भी करते थे। और G4 में क्या हो गया कि अभी क्या कर दिया इसने, वॉइस जो VOLTE या फिर डेटा LTE, ये जो चीज़ें हैं, वॉइस को भी डेटा में कन्वर्ट करके अब इसको वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू डेटा एंड देन ट्रांसमिट किया गया, ठीक है। तो दोनों ही डेटा के फॉर्म में ट्रांसमिट किया गया। VOLT योर मोबाइल कन्वर्ट वॉइस टू डेटा एंड सेंड टू टेलीकॉम टावर। और VO वाईफाई क्या है, योर मोबाइल कन्वर्ट वॉइस डेटा एंड सेंड टू टेलीकॉम टावर वाया वाईफाई, ठीक है। इसमें तो VOLT मोबाइल नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो टावर तक भेजने के लिए, जो आपका वॉइस कन्वर्ट हुआ डेटा में। और वाईफाई में क्या कर रहे हो कि वाईफाई के थ्रू आप डाटा भेज रहे हो, जो कि आपका वॉइस कन्वर्ट हुआ डेटा में, ठीक है। G4, G5 में क्या है कि यूज़र तो बहुत ज़्यादा G5 में रहेंगे, पीक स्पीड G5 में ज़्यादा रहेगी, लेटेंसी G5 में कम रहेगी, इंक्रिप्शन दोनों में रहेगा, ठीक है। UK D10 क्लब क्या है, UK के इनिशिएटिव है, जिसमें G7 के मेंबर है, प्लस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, साउथ कोरिया है। इसका बेसिकली एम है जो G5 में जो चाइना का सब चल रहा है, इसको कम करना है और डेमोक्रेटाइज करना है। और MIMO क्या है, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट। इससे क्या होगा
मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट से जो जी, जिसमें भी ये किस में है, G3 G4 G5 इस सब में है, इसमें इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, बैंडविड्थ बढ़ेगी, ठीक है। और वी आर, ठीक है, आगे बढ़ो। G3 G4 G5 G6 इसमें बैंडविड्थ सबकी जैसे जैसे जाओगे तो बढ़ती जाएगी, लेटेंसी घटती जाएगी, एवरेज स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेमडा घटता जाएगा सबका, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सबकी बढ़ती जाएगी, स्पीड सबकी बढ़ती जाएगी, बैंडविड्थ सबकी बढ़ती जाएगी, लेटेंसी घटती जाएगी। अब आते हैं माइमो। माइमो क्या है? माइमो इज़ एबल टू डिलीवर रिलायबल कम्युनिकेशन एंड हाई डेटा रेट। जब माइमो में मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट रहता है तो ये इनेबल करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर सकें, मतलब एबल टू डिलीवर रिलायबल कम्युनिकेशन एंड हाई डेटा रेट्स, ठीक है, माइमो में। अब 5G ऑपरेट्स एट हाई फ्रिक्वेंसी, राइट। तभी कहते देखो, जैसे जैसे 5G में जाओगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली जब फ्रिक्वेंसी बढ़ी तो लैम्डा कम होता जाएगा, ठीक है। और 5G मेनली वर्क इन 3 बैंड्स, हाई फ्रिक्वेंसी, हाई रेंज फ्रिक्वेंसी, मीडियम रेंज फ्रिक्वेंसी, लो रेंज फ्रिक्वेंसी। अभी जो हाई रेंज फ्रिक्वेंसी है, ये बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम को बोलते हैं। इन्हेंस करता है एक्सपीरियंस ऑफ 5G प्लस सुटेबल फॉर सेटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर। इसमें जो रेडियो वेव स्पेक्ट्रम है वो 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक का है। ये गुड फॉर हाई, इसमें हाई स्पीड ज़्यादा रहती है, लो लेटेंसी रहेगी, मोर डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। बट सबसे बड़ी बात जो इशू है उसमें क्या है, ये कवर लेस डिस्टेंस, ठीक है। जो मिलीमीटर वेव्स रहेंगी ये कवर लेस डिस्टेंस, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी लिखेगा मिलीमीटर वेव कवर मोर डिस्टेंस तो गलत हो गया, मिलीमीटर वेव कवर लेस डिस्टेंस, अदरवाइज इट इज़ गुड। हाई स्पीड, हाई लो लेटेंसी, मोर डेटा ट्रांसफर, ये सब होता है इसमें, ठीक है। अब आता है कि जो 5G टेक्नोलॉजी पोजेस सीरियस थ्रेट टू द एयरलाइन सेफ्टी। ये क्या चुतिया पता है जो एयरलाइन सेफ्टी और 5G टेक्नोलॉजी बीच में हो रहा था। देखो, यूएस ऑक्शन मिड रेंज 5G बैंडविथ, पहले बात तो इसने बैंडविथ की मिड रेंज पे ऑक्शन की है 5G की, टू मोबाइल फ़ोन कंपनीज, जो कि इसका सी बैंड में कितना पड़ता है, 3.7 से लेकर 3.98 ये जो गीगाहर्ट्ज तक पड़ता है, ठीक, ऑन स्पेक्ट्रम। दिस बैंडविथ इज ऑल्सो क्लोज विद द एयरवेज की जो एल्टीमीटर, जो एयरवेज वाले एल्टीमीटर यूज़ करते हैं, जो उसकी बैंडविथ है वो उसकी और इसकी बैंडविथ दोनों की लगभग लगभग आस पास पड़ती है, तो इंटरफ्रेंस का चुतिया पर रहता है, ठीक है। एल्टीमीटर क्या रहता है? एल्टीमीटर मेजर करता है हाउ फार एवर द ग्राउंड एंड एयरप्लेन इज ट्रेवलिंग, मतलब एल्टीट्यूड को बताता है कि कितना ऊपर तुम ट्रेवल कर, मतलब ऊपर फ्लाई कर रहे हो, ठीक है। और ये फैसिलिटेट करता है ऑटोमेटिक लैंडिंग को भी फैसिलिटेट करता है। इसमें सब कुछ बढ़िया है, बस सॉरी मिलीमीटर वेव में सब कुछ बढ़िया है, बस कवर लेस डिस्टेंस। आगे बढ़ो। डेटा प्रोटेक्शन का जो लॉ है जो यू में है उसको बोलते हैं GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, और यूएस में है क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में समझ लो, न्यूरल नेटवर्क क्या चीज़ है? जो कोई भी ऐसा कोड या नेटवर्क जो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करता है उसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग क्या चीज़ होती है? लर्निंग, मशीन लर्न करी फ्रॉम डेटा, डीप लर्निंग मशीन लर्न करी फ्रॉम डेटा। और मशीन लर्निंग में क्या होता है? मशीन लर्न करने फ्रॉम एक्सपीरियंस। देखो, डीप लर्निंग में तो डेटा की मदद से मशीन लर्न करती है, और मशीन लर्निंग में मशीन एक्सपीरियंस की वजह से लर्न करती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करता है। ड्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? टेस्ट ऑफ ए मशीन्स एबिलिटी टू एग्जिबिट बिहेवियर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमन। मतलब ड्यूरिंग टेस्ट वो होता है कि टेस्ट ऑफ मशीन, ये मशीन की एबिलिटी को टेस्ट करता है कि उसका बिहेवियर ह्यूमन से कितना ज़्यादा अलग है। ये इस चीज़ के लिए, मतलब ये तो समझ लो ड्यूरिंग टेस्ट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट टे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैट बोट है, ठीक है। आगे बढ़ो। IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस देता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है, और मैक एड्रेस देता है उसके डिवाइस में होता है, मैन्युफैक्चरर देता है, ठीक है। जो भी हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं उसमें IP एड्रेस आता है, और वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है। और जो भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जैसे लैपटॉप हो गया, वो उसमें आइडेंटिफाइज डिवाइसेस, जो डिवाइसेस का होता है वो मैक नंबर होता है, उसको मैन्युफैक्चरर होता है वो देता है। आगे बढ़ो। IPv4 IPv6, इसमें चलो 32 बिट्स और 128 बिट्स, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, 32 बिट्स 128 बिट्स। साइबर सिक्योरिटी, मालवेयर, ठीक है, रैंसमवेयर, बनाकाइड,
डियर क्राई बना भाई, स्पाईवेयर पेगासस, और ट्रोजन हॉर्स मतलब मिसलीडिंग यू ऑफ द ऑफ इंटरनल ट्रूथ, मिसलीडिंग है ट्रोजन हॉर्स, फिशिंग है, ठीक है, ये सब है। आगे बढ़ो। अब नैनोटेक, नैनोटेक में क्या होता है कि जो नैनोटेक में सब कुछ नैनो के फॉर्म में होता है, मतलब 10⁻⁹मीटर, ठीक है। तो तो ये नैनो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे नैनो पार्टिकल्स में अगर वो बिलो 50 नैनोमीटर हैं तो उसमें क्वांटम फिजिक्स लगेगी, और मोर देन 50 नैनोमीटर हैं तो उसमें क्लासिकल फिजिक्स लगती है, ठीक है। नैनो मटेरियल में क्या होता है कि डायमेंशन कम से कम 1 से 100 नैनोमीटर होना चाहिए। अब देखो, फाइटोटॉक्सिक मतलब टॉक्सिक टू प्लांट, साइटोटॉक्सिक मतलब टॉक्सिक टू सेल्स, जीनोटॉक्सिक मतलब टॉक्सिक टू जेनेटिक मटेरियल्स। फिर नैनो बेस्ड एग्रीकल्चर इनपुट एंड फूड प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स इन इंडिया। देखो अब इसमें कहते हैं कि सारे सारे क्या गवर्नमेंट कंट्रोल करती नैनो पार्टिकल्स को? नहीं। सारे मैनेड होते हैं? नहीं। नेचुरल भी होते हैं, लाइक कोरोना वायरस, फ्लाई ऐश, ये सब होता है। आगे बढ़ो। देखो हाइड्रोफोबिक क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक मतलब होता है कि भाई वाटर से दूर रहना है तो सरफेस एरिया बहुत कम टच में है। हाइड्रोफिलिक मतलब भाई वाटर से तो प्यार है तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा टच में है। अब बात है गोल्ड नैनो पार्टिकल क्या चीज़, गोल्ड नैनो पार्टिकल क्या चीज़ होता है, ठीक है। इको फ्रेंडली सिंथेटिक सिंथेसिस ऑफ गोल्ड नैनो पार्टिकल्स फ्रॉम एंटार्क्टिक बैक्टीरिया, ठीक है। एंटार्क्टिक से एक बैक्टीरिया से गोल्ड नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस हुआ है, ठीक है। और उसका यूज़ करेंगे थेरापेटिक यूज़ में, मतलब मेडिकल फील्ड में उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। स्पेशली कहाँ पे यूज़ करेंगे? एंटी कैंसर चीज़ों में, एंटी वायरल चीज़ों में, एंटी डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल एंड लोअरिंग ड्रग्स, इन सब में यूज़ करेंगे, ठीक है, नैनो पार्टिकल, गोल्ड नैनो पार्टिकल का। बट गोल्ड नैनो पार्टिकल में एक स्पेशल केस भी है, दे हैव जीनोटॉक्सिक इफेक्ट, मतलब जीन्स को ख़राब कर देते हैं ऑन सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। जो सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं उनमें जीनोटॉक्सिक इफेक्ट देते हैं, ये पर्टिकुलर केस है। दे मेल्ट एट लेस टेम्परेचर 300 डिग्री। जो गोल्ड नैनो पार्टिकल होते हैं वो गोल्ड के कंपेरिजन जल्दी पिघल जाते हैं, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस में ही, ठीक है। और दे चेंज कलर इन डिफरेंट सेटिंग्स, दे आर स्टेबल एंड नॉन टॉक्सिक, ठीक है। अभी आता है NOMFET क्या होता है? नैनो पार्टिकल ऑर्गेनिक मेमोरी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिशन कैन मिमिक ह्यूमन स्पाइनेज न्यूरल जंक्शन मेड ऑफ जो ये NOM जो NOMFET नैनो पार्टिकल ऑर्गेनिक मेमोरी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये मेड अप ऑफ गोल्ड नैनो पार्टिकल है, ठीक है। गोल्ड नैनो पार्टिकल इनहिबिट ग्रोथ ऑफ SRB मतलब सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। गोल्ड नैनो पार्टिकल रोकता है ग्रोथ ऑफ सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया बाय इंड्यूसिंग DNA डैमेज। ठीक है, जो गोल्ड नैनो पार्टिकल है ये रोक देता है ग्रोथ ऑफ सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ जीनोटॉक्सिक इफेक्ट। कार्बन नैनो ट्यूब क्या चीज़ होती है? दे आर क्लोज टू रिप्लेसिंग सिलिकॉन्स, ठीक है। तो हम डिवाइस मतलब सोलर डिवाइस में सिलिकॉन यूज़ करते हैं, वह एक पोटेंशियल एक कैंडिडेट है कार्बन नैनो ट्यूब टू रिप्लेस द सिलिकॉन एज मटेरियल फॉर मेकिंग स्मॉलर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट माइक्रोचिप्स एंड डिवाइसेस। ग्रेफीन की प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज़ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल टच स्क्रीन, मतलब LED LCD इन सब में ग्रेफीन का हम यूज़ कर सकते हैं। ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर क्या चीज़ होता है? TENG होता है। अंदर मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक का प्रोग्राम है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के प्रिंसिपल वर्क करता है, मैकेनिकल एनर्जी जो वाइब्रेशन के थ्रू आती है उसको वो कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन इज द थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड एंड हैज़ गुड केमिकल स्टेबिलिटी एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, एंड लार्ज सरफेस एरिया वाइल बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड लाइट वेट, टू डायमेंशनल होता है ऑफ क्रिस्टल कार्बन।
मतलब ग्रेफीन क्या होता है, सबसे पतला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, 2 डायमेंशनल होता है, हैव लार्ज सरफेस एरिया, सब होता है। अब बताए इसमें, देखो लाईफाई वाईफाई, देखो रेडियो वेव, इधर समझ लो पहले। रेडियो वेव जो होती है वो इन सब में यूज़ होती है, चाहे वाईफाई हो, चाहे नियर फील्ड कम्युनिकेशन हो, चाहे ब्लूटूथ हो, चाहे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन हो, इन सभी में ही रेडियो वेव यूज़ होती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इनका रेंज के बारे में बात करो। जो वाईफाई होता है उसका 100 मीटर का रेंज है। जो ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जैसे कि हम मेट्रो में जो हम कार्ड दिखाते हैं गेट खोलने के लिए, वो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। या फिर हम एटीएम कार्ड, मतलब हम कहीं पर अपना कार्ड दिखाते हैं उससे ट्रांजेक्शन के लिए, तो भी वो वाली चीज़ है, वो 10 सेंटीमीटर की है, बस केवल 10 सेंटीमीटर। ब्लूटूथ लगभग 10 मीटर तक चलेगा ये ब्लूटूथ, ठीक है। जैसे मैं ब्लूटूथ से अपने स्पीकर सुनता हूँ तो यहाँ से बस बाथरूम गेट तक जा पाता हूँ केवल 10 मीटर तक, ठीक है। RFID क्या होता है, ये जैसे कि आपका गाड़ी में जो नहीं लगाता फास्ट टैग, वो मतलब 100 मीटर तक लगभग। तो वाईफाई भी लगभग 100 मीटर तक, RFID भी लगभग 100 मीटर तक, ब्लूटूथ 10 मीटर तक, NFC मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन भी 10 सेंटीमीटर, सबसे छोटा यही है। अब आगे देखते हैं। देखो लाईफाई वाईफाई में अंतर क्या है, वेव कौन सी, जो लाईफाई मतलब लाइट वेव को यूज़ करते हैं। लाईफाई की जो विजुअल रेंज की कहाँ से कहाँ तक होती है, 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक। और वाईफाई वाईफाई रेडियो वेव होता है। लाईफाई क्या है, फास्टर देन वाईफाई, क्योंकि देखो लाइट वेव का यूज़ हो रहा है तो लाइट वेव तो फास्टर होगा, तो वाईफाई फास्टर देन लाईफाई फास्टर देन वाईफाई एंड ब्लूटूथ। ब्लूटूथ में भी रेडियो वेव है। देखो लाईफाई जितने भी रेडियो वेव से होते हैं उन सबसे फास्ट रहेगा, ठीक है। रेंज कितना है, लाईफाई का रेंज कम होता है, ठीक है, क्योंकि लाइट बहुत दूर तक जाएगी तो डिसिपेट होने लगती है, तो वाईफाई का रेंज कम होता है और वाईफाई का रेंज ज़्यादा होता है, ठीक है। पास वॉल्स मतलब ये लाईफाई दूसरे, अगर आप दूसरे कमरे में बैठे हो और लाईफाई का अगर आपका यहाँ पर लगा हो, इस कमरे में लगा हुआ है, तो दूसरे कमरे में इसका कनेक्शन नहीं जाएगा, वाईफाई में जाएगा, ठीक है। देखो वाईफाई बाहर लगी हुई है, मैं यहाँ बैठा हूँ तभी जा रहा है। डेटा ट्रांसफ़र स्पीड क्या है, वाईफाई की ज़्यादा रहेगी, क्योंकि देखो ये लाइट वेव है, पहली बात तो, ठीक है। वाईफाई कम रहेगी, ठीक है। लाईफाई का देखो, इट यूजेस लाइट एज ए मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, सही है। इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज सेवरल टाइम फास्टर देन वाईफाई, ये भी सही है। विजुअल लाइट कम्युनिकेशन में समझ लो, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन में वही है लाईफाई कम्युनिकेशन, ठीक है। यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ 370 से 480, ये भी सही बात है, 780 मतलब 400 से 800 तक के बीच में चाहिए। नोन एज लॉन्ग रेंज तो नहीं भैया, क्योंकि ये लाईफाई मतलब लाइट वाला है तो शॉर्ट रेंज है। फास्टर देन ब्लूटूथ, सही बात है। नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होगा, क्योंकि केवल केवल विजुअल लाइट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब देखो जो ये VIB विबग्योर VIBGUOR, ये जो ये चीज़ है, इसमें जो ये L है, L की सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, ठीक है। जितनी वेवलेंथ छोटी उतना स्पेक्ट्रम ज़्यादा, तभी तो हमारे जो हमारा जो स्काई है वो नीला दिखता है। और जितनी वेवलेंथ बड़ी उतनी लेस स्पेक्ट्रम, तभी तो हमारे जो रेलवे की लाइट रेड होती है, ठीक है। रेड लाइट में आपका वेवलेंथ ज़्यादा होता है और ब्लू लाइट में वेवलेंथ कम होता है, स्पेक्ट्रम ज़्यादा होती है। अब लाईफाई में आता है, यूज़ LED टू ट्रांसमिट डेटा, लाईफाई इज़ नॉट स्ट्रिक्टली ए लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी। जो ये लाईफाई है एक स्ट्रिक्टली लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी नहीं है। डाटा रेट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइन ऑफ साइट। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर जो लाइट तुम अपने सर पर बल्ब लगा दो, नीचे मोबाइल रखो तभी सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। डेटा रेट डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड ऑन द लाइन ऑफ साइट बट ऑन द सिग्नल क्वालिटी ऑफ द डिवाइस। डेटा ट्रांसफ़र कितना होगा डिपेंड करता है कि आपकी सिग्नल क्वालिटी कैसी है डिवाइस की, उस बात पर डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो NFC ब्लूटूथ RFID, देखो NFC का एग्जांपल वही हो गया, मेट्रो कार्ड। ब्लूटूथ तो हम लगाते ही हैं, RFID मतलब फास्ट है, ठीक है। अब रेंज कितना है, NFC का 10 सेंटीमीटर, ब्लूटूथ का 10 मीटर, RFID का 100 मीटर, सभी में रेडियो वेव का यूज़ होता है। आगे चलो। FDI टेलीकम्युनिकेशन में कितना, 100% FDI है, ऑटोमेटिक रूट से। PM वानी क्या चीज़ है, जो पब्लिक कॉल ऑफिस या पब्लिक डेटा ऑफिस है, ये PCO PDO बोलते हैं। अब PM वानी अंदर का जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ,
देखो PM वानी मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है, याद रखना। और इसका पूरा एम क्या है, टू इंक्रीज द एक्सेस ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट के कई सारे पॉइंट्स बने, लाइक वाईफाई हॉटस्पॉट्स खूब सारे बने, जैसे 300 कहीं पे भी कुछ बने, इसमें कोई लाइसेंस फीस नहीं लगेगी। एंड अदर इनिशिएटिव, ये कि इनिशिएटिव है पब्लिक वाईफाई के लिए, कोई लाइसेंस फीस नहीं लगेगी इसमें। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मतलब है, इट इज़ इट इज़ ए टेक्नोलॉजी फॉर technology for authenticating user and device in a digital world, use it using management of digital certificate, ठीक है। एक मिनट, जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है एक टेक्नोलॉजी है, किस चीज़ टेक्नोलॉजी, ये ऑथेंटिकेट करती है यूज़र को और डिवाइस को इन द डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एक टेक्नोलॉजी है जो ऑथेंटिकेट करते हैं यूज़र को और डिवाइस को इन द डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। पब्लिक की का मतलब है विच कैन बी यूज बाई एनी वन, प्राइवेट की मतलब विच कैन बी यूज बाई डिजिटली साइनिंग डॉक्यूमेंट विथ ओनर एंड ऑथराइजर एज ओनली नोन एंटिटीज, ठीक है। ये STPI के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स काम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइटी के अंदर आता है। 1991 में सेटअप किया गया था फॉर प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अब आता है डार्क वेब, क्या होता है, सबसे ऊपर होता है सरफेस वेब, फिर डीप वेब, फिर डार्क वेब। देखो डार्क मतलब काला, जो काला है, काला काला में सारे इलीगल काम होते हैं। सरफेस वेब मतलब सब कुछ जो ओपन है सबके लिए, वो 5% तक होता है। डीप वेब मतलब जहाँ पे लॉगिन चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, वो डीप वेब है, ठीक है। डार्क वेब में सारे लीगल काम होते हैं, डार्क वेब में सबसे नीचे होता है डार्क काला। सुपर कंप्यूटर, देखो सुपर कंप्यूटर इंडिया रिक्वेस्टेड, इंडिया ने CRAYXMP एक रिक्वेस्ट किया था, इसको यूएस ने डिनाई कर दिया था। बाद में इंडिया ने अपना फॉर्म किया CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये MIT के अंदर आता है, अटैच ऑफिस है, ये स्टैट्यूटरी ऑफिस नहीं है, ठीक है। परम 800 एक सुपर कंप्यूटर है, फिर प्रत्युष, मेहर, परम, ये सब सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का जो इस समय सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है उसका नाम है परम सिद्धि AL। परम सिद्धि AL फास्टेस्ट कंप्यूटर है, 63rd आउट ऑफ 500 इसकी रैंक है, कम्प्लीटली इंडिजिनस है, ठीक है। अब जो इसकी जो कंप्यूटिंग पावर है उसको हम नापते हैं फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लॉप्स में नापते हैं कंप्यूटिंग पावर को, ठीक है। अब नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक MIT, ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक और MIT के अंतर्गत आता है। इसमें एक का हमारा टारगेट ये है कि इम्प्लीमेंटेड बाई, ये इसको इम्प्लीमेंट करता है CDEC, ठीक है। CDEC आता है MIT के अंदर, टू क्रिएट ए नेटवर्क ऑफ 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ को बनाना है, सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड को बनाता है, लिंक टू नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क से लिंक भी है, ठीक है। 70 हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ को बनाना है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक और MIT के अंदर आता है। CDEC MIT के अंदर आता है, ऑफिशियल अटैच ऑफिस है, ठीक है। आगे बढ़ो, फर्स्ट कौन है इस समय, फर्स्ट है फुगाकू है सुपर कंप्यूटर जो जापान का है, वो फर्स्ट है। और सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर किसके पास है, चाइना के पास, अंडर 500 में सबसे ज़्यादा चाइना के पास है, ठीक है। आगे बढ़ो, क्लासिकल कंप्यूटर आता है और क्वांटम कंप्यूटर आता है। क्लासिकल कंप्यूटर क्लासिकल फिजिक्स पर बेस्ड है, क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड है। क्लासिकल वाले में ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, क्लासिकल वाले में फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं। क्लासिकल वाले में बिट्स होते हैं, ये क्या है, बिट्स एक स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर है, ठीक है। जो हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं उसकी जो स्टेट है बिट, ये जीरो भी सकता है, बिट की एक टाइम पे एक ही वैल्यू होती है, तो वो जीरो होगा या तो वो एक होगा, ठीक है। बट जो क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है कि जो फोटॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसमें जो बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन क्यूबिट्स में सेव होती है, और जो इसमें स्टेट ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटली चेंज होते रहते हैं। एट अ टाइम क्यूबिट कैन बी मल्टीपल वैल्यूज़, जैसे कि बिट 0 और 1 होता है, इसमें क्यूबिट मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है बिटवीन 0 एंड 1, मतलब हो सकता है कि 75% जीरो हो, 1% 1 हो, 50% जीरो हो, 50% 1 हो, 70% जीरो हो, 30% 1 हो, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे कि बिट जो बाइनरी होता है 0 1, क्वांटम में क्या होता है, सुपर इंपोजिशन होता है, ठीक है, 0 1 के बीच में होता है, ठीक है। और इसमें क्या जितना ज़्यादा आप क्लासिकल कंप्यूटर में होता है, जितना ज़्यादा आप
कंप्यूटिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आप उतना ही ट्रांजिस्टर बढ़ाने पड़ेंगे। अब देखो क्वांटम कंप्यूटर का समझो, क्वांटम कंप्यूटर में कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ फिनोमिना होती हैं, जैसे सुपर इम्पोजिशन और इंटेंगलमेंट। ये दो चीज़ होती है, सुपर पोजिशन और इंटेंगलमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वांटम सुपरमेसी, ये गूगल का साइकामोर, ये गूगल का है। और ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी दो चीज़ होती हैं बेस्ड ऑन, देखो ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, क्वांटम वाली बेस्ड ऑन क्वांटम फिजिक्स सिक्योर्ड बाय कोड, क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एक ट्रेडिशनल वाले में क्या होता है कि हम हाई पावर्ड कंप्यूटर ला के हम इसको डिसाइफर कर सकते हैं, इसे कोड को, बट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को हम डिसाइफर नहीं कर सकते हैं। इफ़ वन अटेम्प्टेड टू रीड द इनकोडेड डेटा द क्वांटम स्टेट विल चेंज, उसकी क्वांटम स्टेट चेंज हो जाएगी। और नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है। ठीक है, और क्वेस्ट चाइना, जो क्वेस्ट ये क्या है, चाइना की पहली क्वांटम जो क्विज का फुल फॉर्म क्या है, क्विज का फुल फॉर्म है क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स एट स्पेस स्केल। इसके अंतर्गत मिकस MICIUS मिकस बनाया गया। ये वर्ल्ड का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, वर्ल्ड का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है मिकस। ये यूज़ करता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को, की को ही इंक्रिप्टेड कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, जो क्वेस है, जो चाइना का एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो मिकस है फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग सेटेलाइट है। ठीक है, इसमें जो ये यूज़ करते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब यहाँ पे जो की है वही इंटरप्रेट है। इसरो ने भी इसको, मतलब इसरो हैज़ ऑल्सो यूज दिस टेक्नोलॉजी, अगर बहुत ही शॉर्ट स्केल में इसरो ने भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ की है। 2DEG क्या चीज़ है, 2DEG है टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस। टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस का यूज़ क्या होता है, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस का यूज़ होता है अल्ट्रा हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन गैस कैन इंक्रीज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर स्पीड डेटा डेंसिटी इन क्वांटम डिवाइस। ठीक है, स्पीड डेटा डेंसिटी और डेटा ट्रांसफर में इसका यूज़ होता है। देखो ठीक है, अल्ट्रा हाई मोबिलिटी 2G इलेक्ट्रॉन गैस ये होता है यूज़ क्वांटम डिवाइस में यूज़ करते हैं फॉर स्टोरेज और स्पीड के लिए। अब बताएं नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ ब्लॉकचेन, ये आता है माइटी के अंदर आता है। ब्लॉकचेन की साइज माइटी के अंदर आती है। फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोग्राम माइटी और नेस्कॉम के अंदर आता है। एम क्या है, अपस्किलिंग रीस्किलिंग ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन, इन सब के को अपस्किलिंग करना रीस्किलिंग करना। फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोग्राम माइटी और नेस्कॉम के अंदर आता है। क्रिप्टो करेंसी किसके अंदर आता है, देखो यूजली नॉट इशूड क्रिप्टो करेंसी यूजली सेंट्रल बैंक यूज़ नहीं करती है।